तो पाचन तंत्र की अगर हम याद करते हैं तो पाचन तंत्र में 5 स्टेप यानी कि 5 जगत इसके अंदर यहाँ पर आते हैं, और यानी 5 स्टेप इसके अंदर यहाँ पर आते हैं। और वो 5 स्टेप कौन कौन से होते हैं उनको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आएगा यहाँ पर इजेशन। वैसे मैंने स्लाइड में अलग से लिखा भी हुआ है, मैं आप लोगों को वहीं से डायरेक्ट दिखा देती हूँ, ठीक है। तो डाइजेशन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो डाइजेशन में जो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा आता है वह क्या आता है, यहाँ पर इजेशन, यहाँ पर पहला पॉइंट आता है। इजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इजेशन का मतलब होता है भोजन को ग्रहण करना, यानी अंतर्ग्रहण इसको यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन करने का, जिसको हम सभी पाचन कहते हैं। तीसरे नंबर पर आता है आपका एब्जॉर्प्शन, जिसको अवशोषण कहा जाता है। चौथे नंबर पर आता है एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण, जिसको कहा जाता है। और नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर इजेशन, जिसको मल त्याग यहाँ पर कहा जाता है। और इसी को बहुत सारी पुस्तकों में इंग्लिश में डिफेसिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, पर मतलब वही है, मल त्याग करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि ये 5 स्टेप कौन कौन से हैं और इनका क्या यहाँ पर मतलब होता है। तो सबसे पहले जब पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे तो पहला स्टेप है हमारा इजेशन, जिसको हम सभी अंतर्ग्रहण यहाँ पर कह रहे हैं। क्या होता है अंतर्ग्रहण, क्या होता है इंजेशन? तो आप लोग को समझना होगा, इंजेशन का मतलब होता है कि जब आप भोजन को अपने शरीर में प्रवेश करवा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आपने खाना खाया, आपने जैसे ही मुंह में रखा वैसे ही वह भोजन, वह जो फूड है, जो खाना है, वह आपके शरीर में अंदर प्रवेश कर गया, और उसी को क्या कहा जाता है, इजेशन कहा जाता है। आप सभी ने एक शब्द सुना होगा इंजेक्शन, सभी ने सुना है, लगवाया भी होगा सभी ने, है ना, ठीक है। तो इंजेक्शन की अगर हम बात करते हैं या वैक्सीनेशन, टीकाकरण की अगर हम बात करते हैं तो इंजेक्शन मतलब क्या होता है कि बाहर से जो मेडिसिन है, जो लिक्विड है, वो आपके बॉडी में इजेक्ट कराया जा रहा है, अंदर की तरफ प्रवेश कराया जा रहा है। तो वैसे ही अगर आप फूड खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, तो वह क्या हो गया आपका यहाँ पर इजेशन कहलाता है, अंतर्ग्रहण वह यहाँ पर कहलाता है, ठीक है। तो आपने भोजन खाया, आपने पानी पिया, तो वो क्या हो गया आपका इजेशन, यानी अंतर्ग्रहण यहाँ पर हो गया, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ आ गई है? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बात करते हैं। वीडियो नहीं चल रही है? नहीं बेटा, वीडियो एकदम बढ़िया चल रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है, इसलिए मैंने पता यहाँ पे अपने फ़ोन पे भी ओपन करके रखा है। अगर नहीं चल रही है तो एक बार एग्जिट हो जाओ, दोबारा से एप्लीकेशन को ऑन करो, अपने आप वीडियो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देने लगेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वो है डाइजेशन यानी कि पाचन। अब जो कुछ भी आप लोग खा रहे हैं उसका पचना जरूरी है, पाचन जरूरी है। तो पाचन का सही मतलब क्या होता है? पाचन का सही मतलब होता है कि जो भी फूड आपने खाया, जो भी भोजन आपने यहाँ पर किया, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में बदल जाए, यानी कि बहुत ही जटिल पदार्थ आप खा रहे हो वो सिंपलर फॉर्म में बदल जाए। अब जैसे कि आज आलू के पराठे खाए किसी ने दलिया खाया, किसी ने सिंपल चावल खा लिया, किसी ने रोटी खा ली, पराठे खा लिए, या फिर किसी ने बर्गर खाया, ठीक है। तो जो कुछ भी आपने खाना खाया, क्या आपकी बॉडी यह जानती है कि बर्गर क्या होता है, कढ़ी चावल क्या होता है, आलू के पराठे क्या होते हैं, खिचड़ी दलिया क्या होता है, सिंपल दाल चावल क्या होता है? नहीं, आपका बॉडी यह जानता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, विटामिन क्या होता है, फैट क्या होता है, पानी यानी वाटर, जल क्या होता है ना, मिनरल्स क्या होते हैं, यही आपका शरीर यहाँ पर जानता है। वो ये थोड़ी जानता है कि तुमने दाल भात चावल खाया है या तुमने कुछ और खाया है, उनको तो इन सब पदार्थों से मतलब है ना, ठीक है। तो आपने जो कुछ भी भोजन खाया उसको सिंपलर फॉर्म में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट यानी वसा, और इन सभी पदार्थों में तोड़ने का काम जब होगा, सिंपल फॉर्म में तोड़ने का काम यहाँ पर होगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन यहाँ पर कहते हैं।
अब एक चीज और आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी कि जब हम डाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो डाइजेशन हमें लगता है कि हमारे पेट में हो रहा होगा। अब पेट तो इतना बड़ा हिस्सा है, अगर आप एब्डोमिनल कैविटी के बारे में बात करते हो, पेट के बारे में, उदर के बारे में बात करते हो, तो उसके अंदर तो आपका अमाशय यानी स्टमक भी आता है, लीवर भी आता है, छोटी आंत बड़ी आंत भी आती है, पित्ताशय भी आता है, किडनी भी आती है, कितना कुछ अंग वहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर आप डाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो डाइजेशन कहाँ हो रहा है, तो बच्चे सोचते हैं कि भाई डाइजेशन अमाशय यानी स्टमक में हो रहा होगा या फिर छोटी आंत बड़ी आंत में हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप डाइजेशन के बारे में, पाचन के बारे में बात करते हैं तो जैसे ही आपने अपने खाने का निवाला, है ना, जैसे आपने ग्रास अपने मुंह में रखा, जैसे ही भोजन आपने अपने मुंह में रखा, वैसे ही डाइजेशन यहाँ पर शुरू हो जाता है, वैसे ही पाचन यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोग को समझना होगा कि भोजन का जो पाचन है वो आपके मुंह से, आपके माउथ से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपने जो कुछ भी खाया वो आपके माउथ यानी मुंह से ही शुरू हो गया, और जब तक कि भोजन मल बन के, मतलब कुछ भोजन तो हमारे शरीर में लग जाएंगे, अधिकतर चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल हो, फैट हो, वाटर हो, वो सब तो हमारे शरीर को आवश्यक है ही। लेकिन कुछ ऐसा होता है ना वेस्ट मटेरियल जिसकी जरूरत नहीं है, तो मल बन के वो बाहर निकल जाएगा। फीकल मटेरियल यानी कि सुबह सुबह आप फ्रेश होने के लिए जाते हो तो बाहर निकाल दिया आपने, लेकिन जब तक वो बाहर नहीं निकलता तब तक उसका डाइजेशन आपके शरीर में होता रहता है। तो ध्यान रखना कि जैसे ही आपने भोजन खाया वैसे ही मुंह में ही पाचन यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, शब्दों को ध्यान रखो, कहाँ से शुरू हो जाता है, तब आप सभी यहाँ पे आंसर करेंगे कि माउथ, मुंह से ही शुरू हो जाता है। और किसका पाचन, मैंने इतना सब कुछ बताया ना, किसका पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, तो आंसर करना कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अब आपने जो कुछ भी स्टार्च खाया है वो माल्टोज में बदलता है, वो मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगी, पर अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो कुछ भी आप खा रहे हैं उसका पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। और सबसे पहले किसका पाचन मुंह से शुरू हो जाता है, तो आंसर करना कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं प्रोटीन, नहीं बेटा, प्रोटीन का जो पहली बार डाइजेशन होता है, जो पहली बार पाचन होता है, वो हमारे अगर आप बात करते हो स्टमक, जो हमारा अमाशय है, वहां पर पहली बार प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। तो अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन कहाँ पे शुरू होता है, तो आपको आंसर करना है मुंह में शुरू होता है, माउथ में शुरू होता है। जो हमारा सलाइवा होता है ना, लार होती है, उसमें टाइलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो पाचन यहाँ पे करता है। पर अभी हमें उतना डिटेल में नहीं जाना, वो अब कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी। अभी आपको यहाँ पे स्टेप क्या देखना है कि डाइजेशन मुंह से ही शुरू हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबसे पहले शुरू होता है हमारे मुंह में, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ आ गई है? फारूक, बिल्कुल आपका यहाँ पर बायोलॉजी चैप्टर वाइज ही चल रहा है। आज डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, तो आज डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो आज हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाएंगे, क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है पूरा, ठीक है। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट बनता है वो होगा अब अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन का क्या यहाँ पर मतलब हुआ? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो भी डाइजेशन हुआ है, जो भी यहाँ पर भोजन का पाचन हुआ है, जो कुछ भी पाचन हुआ है भोजन का, ठीक है, जो कुछ भी भोजन का पाचन हुआ है वो हमारे रक्त में मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? वह रक्त में मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो कुछ भी आप खा रहे हो, जब वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट में बदल गया तो वह हमारे अब रक्त में मिलना चाहिए। तो जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी हमारे पोषक तत्व होते हैं, जब वह रक्त में जाकर के मिलते हैं तो तब उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एब्जॉर्प्शन यहाँ पर कहा जाता है। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो बात बताई जाती है वह ये
कि अगर आप एब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर रहे हो तो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया कहाँ पर होगी। अगर आप सभी एब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर रहे हो तो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया कहाँ पर होगी, तो आंसर करना कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी जो भी हमारी छोटी आंत होती है, छोटी आंत में ही अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन का काम यहाँ पर होता है। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि ऐसा क्यों, वहाँ पे जो अवशोषण है वह कैसे हो रहा है, कैसे न्यूट्रिएंट हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में जाकर के मिल रहा है। तो आप सभी ने एक शब्द सुना होगा जिसका नाम है विली, जिसका क्या नाम है यहाँ पर, विली। अगर आप विली के बारे में बात करते हैं तो विली का क्या मतलब है, तो जब आप छोटी आंत को देखते हो, ठीक है, जब आप अपनी छोटी आंत को देखते हो तो छोटी आंत में अंदर की तरफ, अंदर की सरफेस, अंदर की जो आकृति यहाँ पर होगी वहां पर आप क्या देखेंगे कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यानी अंगुली नुमा आकृति कुछ यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे ये छोटी आंत है, ठीक है, अब छोटी आंत में अगर आप देखें तो अंदर की तरफ आपको इस तरीके से अंगुली नुमा आकृति यहाँ पर दिखाई देती है और इसी को हम सभी क्या कहते हैं, विली यहाँ पर कहते हैं। तो ये कैसी होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। हिंदी में अगर हम इसे कहें तो अंगुली नुमा आकृति, अंगुली नुमा आकृति। अब जो अंगुली नुमा आकृति आपको यहाँ पर दिखाई देती है वही क्या होती है, विली यहाँ पर कहलाई जाती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि विली में ऐसा क्या है। हाँ बिल्कुल ठीक बता रहे हो, सब कुछ आपको बेटा पढ़ाया जाएगा। अभी ये क्या है, एक तरह से रोड में पढ़ा रही हूँ ना मैं आपको, अभी एक एक चीज़ें और डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो परेशान मत हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको अंगुली नुमा आकृति, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देती है जिसको हम सभी क्या कहते हैं, विली यहाँ पर कहते हैं। ये भी बात आपको समझ आ गई। अब जब आप विली को बड़े ध्यान से देखोगे तो विली के नीचे की तरफ यहाँ पर ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त नलिकाएं यहाँ पर गुजरती हुई दिखाई देती हैं। तो जैसे ही फूड यहाँ से आ रहा है, न्यूट्रिशन यहाँ से जा रहा है, यानी प्रोटीन के रूप में, लिपिड के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वैसे ही विली क्या करते हैं, उसको अवशोषित कर लेते हैं, उसका अवशोषण कर लेते हैं और उसको कहाँ पर भेज देते हैं, रक्त में यहाँ पर भेज देते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब कभी भी हम अवशोषण के बारे में बात करते हैं यानी एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं, तो जो भी यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो भी यहाँ पर अवशोषण हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, छोटी आंत में हो रहा है। अवशोषण का मतलब है कि जो भी आपके पास न्यूट्रिएंट हैं, जो भी आपके पास पोषक तत्व हैं, वो सभी के सभी पोषक तत्व रक्त में पहुँच रहे हैं। किसकी मदद से पहुँच रहे हैं, विली की मदद से पहुँच रहे हैं। और विली क्या काम करता है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, पाचन और अवशोषण दोनों का काम बहुत ही अच्छे से हमारी छोटी आंत यहाँ पर करती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई, यहाँ तक समझ आई। एक बार देख लेती हूँ मैं, और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है बेटा, बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। एक बार आप एप्लीकेशन को एग्जिट करो और दोबारा से आओ, ठीक है, तो उससे आपको साउंड बिल्कुल अच्छे से सुनाई देगा, सब कुछ परफेक्ट है एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है वो है एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण। अब ये स्वांगीकरण क्या होता है, तो इसको दूसरे शब्दों में समझते हैं। आप जब छोटे होंगे तो आपने कई बार अपनी मम्मी को, मौसी को, बुआ को या घर में नाना नानी, दादा दादी को, अपने से बड़े लोगों को बात करते ही सुना होगा, अरे इस लड़के को मैं इतना खिलाती हूँ, तरह तरह का खाना बना के खिलाती हूँ, खा भी लेता है, पर इसके शरीर में तो कुछ लगता ही नहीं है, ये तो एकदम पतला का पतला ही है। बताओ, ऐसा करके सुना होगा आपने, है ना। तो इसका ये मतलब है कि जब भोजन कराया गया, भोजन आपने किया भी, आपने खाना खाया भी, लेकिन वो आपके शरीर में लग नहीं रहा, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो न्यूट्रिशन था, जो पोषण था, वो रक्त में पहुंच रहा है
और लेकिन आपकी एक एक कोशिका तक नहीं पहुंच रहा, आप हिस्ट पुष्ट नहीं हो रहे हो, आप में हमेशा कमजोरी बनी रहती है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगी, बेटा चाहे आप मोटे हो चाहे आप पतले हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितने फिट हो, आप कितने हेल्दी हो, आप कितने अच्छे से अपना काम यहाँ पर कर पा रहे हो, आपको कोई रोग नहीं है, आप हमेशा फुर्ती में रहते हो, आलस ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, आता भी है तो कभी कभी आ जाता है, वो तो सबको आता है जब बॉडी थक जाती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आलस नहीं आता, अच्छे से एक्टिव काम कर सकते हो। तो कोई यहाँ पे सेकंड थॉट लाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मोटा हूँ, कि मैं पतला हूँ, कि मैं पतली हूँ, कि मैं मोटी हूँ। ठीक है, यहाँ पे बात सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि फिट है या नहीं और कोई रोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खूब खाना खाते हैं, देखने में मोटे भी लगते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पतले भी लगते हैं, और लेकिन उनका शरीर हमेशा कमजोर बना हुआ रहता है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी भोजन वो कर रहे हैं, जो कुछ भी खाना वो खा रहे हैं, वो उनके शरीर को लग नहीं रहा। इसका क्या मतलब हो गया कि जो न्यूट्रिएंट है, जो पोषण है, वो उनकी एक एक कोशिका तक नहीं पहुंच रही। कोशिका के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जो जीव द्रव्य होता है, वहां तक नहीं पहुंच रहा। कोशिका हिस्ट पुष्ट नहीं है, कोशिका हेल्दी नहीं है, मरने वाली है कोशिका बेचारी, तो बीमारी तो होगी, है ना। तो यहाँ पे जरूरी क्या है कि जो कुछ भी अवशोषण हुआ, जो कुछ भी एब्जॉर्प्शन हुआ न्यूट्रिएंट का, पोषण का, वो अब कहाँ पर पहुंचना चाहिए, तो वो पहुंचना चाहिए आपके शरीर के एक एक भाग में, यानी कि एक एक सेल में यहाँ पे पहुंचना चाहिए, एक एक कोशिका में यहाँ पर पहुंचना चाहिए, और उसी को हम सभी क्या कहते हैं, एसिमिलेशन यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। मैं तो सादा भोजन करता हूँ तो मेरी बॉडी हैवी हो गया है। प्यारेलाल, इसके लिए आप एक चीज कर सकते हो, एक्सरसाइज करो या प्राणायाम करो। ठीक है, और सादा भोजन सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। तो ये क्या था कि जो कुछ भी आपने भोजन किया, उसका जो एसेंस है, उसका जो रस है, उसका जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, वो कहाँ पर पहुंचे, एक एक कोशिका तक यहाँ पर पहुंचे, एक एक कोशिका में घुले, तभी तो आप एनर्जेटिक रहोगे, तभी तो आप में ऊर्जा बनी रहेगी, तभी तो आप कोई काम यहाँ पर कर पाओगे। और वही यहाँ पर क्या कहलाता है, एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण कहलाता है। अब सबसे लास्ट जो हमारा है वो है इजेशन, जिसे डिफेसिकेशन या फिर मल त्याग के नाम से यहाँ पे जानते हैं। अब जो कुछ भी आपने खाना खाया वो सारा का सारा पच जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। और आपने जो कुछ खाया, क्या वो सभी भोजन पदार्थ की आपके शरीर को जरूरत थी क्या? नहीं हो सकती है ना। हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट जरूरत से ज़्यादा हो, या जो कुछ आपने खाया वो जरूरत से ज़्यादा खा रहे हो। ठीक है, तो अब या फिर जब खाते हो तो बहुत सारा कचरा भी बनता है ना, वेस्ट मटेरियल भी बना जिसकी शरीर को ज़रूरत नहीं है, तो अब वो शरीर से बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, तो एनस के माध्यम से, गुदा के माध्यम से जो कुछ भी वेस्ट है, जो कुछ भी मल है, फीकल मटेरियल जो है, उसको अब शरीर से बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, और उसी को क्या कहा जाता है, यहाँ पे मल त्याग कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है? कमेंट देख लो एक बार। मेरी वाइफ ने मुझे वेजिटेरियन बना दिया है। बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। मैं भी मतलब वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं किसी का विरोध नहीं करती। जिन्होंने बचपन से जो खाया है खा सकता है, मैं किसी का विरोध नहीं करती हूँ। पर मैं अपना बता रही हूँ कि मैं भी प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं एग भी नहीं खाती हूँ। ठीक है, चलो हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई है। तो पहला हो गया यहाँ पर इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, फिर हो गया एब्जॉर्प्शन, फिर है एसिमिलेशन, फिर है इजेशन। हिंदी में अगर हम बात करें तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मलत्याग। ठीक है, तो इन बातों का आप लोग विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, और यह बढ़ते हुए क्रम में आपके एग्जाम में लगाने के लिए आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हुए क्रम में आप लोगों को यह याद होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, जब हम पाचन तंत्र यहाँ पर पढ़ते हैं, तो यह 5 चरणों में सारी प्रक्रिया होती है। ये 5 जो स्टेप होते हैं, इन्हीं में ही सारी प्रक्रिया यहाँ पर होती है।
ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? बात समझ आ गई है? ठीक है, चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। जब हम डाइजेशन के बारे में बात करते हैं, यानी जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में बात करते हैं, तो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन से अंग हैं, ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन में, पाचन में हमारी मदद करेंगे, और ऐसे कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, ऐसे कौन कौन सी यहाँ पे ग्रंथियाँ होती हैं जो कि डाइजेशन में, यहाँ पर पाचन में यहाँ पर मदद करती हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपका काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है।